तो राधे राधे राम राम सभी के लिए। देखिए, आप जिस पेपर को देख रहे हैं वो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 106 है और ये है पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ये। तो एक बच्चे ने भेजा है, आप ये देख लीजिए इसका आंसर क्या है। जो भी बीएड फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थी हैं वो देख लीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया, ये बीएड फर्स्ट ईयर का है। हमें ये नहीं पता कि कौन सी सीरीज़ है, ये DAV क्या है हमको नहीं पता है। ठीक है, तो यहीं से भेजा उन्होंने। ये बीएड फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 106 पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट। साइंस फर्स्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं। ठीक है, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, तो ये वाला पोर्शन है। इसके बाद जूलॉजी बॉटनी वाला आएगा, उसे हम थोड़ी देर में डालेंगे। पहले आप ये देख लीजिए। ठीक है, आंसर्स मिला लीजिए अपने, और कोशिश की गई है कि आपको 99% तक आंसर सही दिए जाएँ। ओके, वैसे 100% भी हो सकते हैं, लेकिन देख लेना, हम 100% कभी कहते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत वो लोग दे दें या फिर हमारी तरफ से हो जाए, ऐसा हो जाता है ना, तो हमको पता नहीं। लेकिन हमने पूरी तरह से यहाँ दिया है आपको आंसर, और सही होंगे। ठीक है, चलो आप चेक कर लीजिए एक बार जल्दी जल्दी कि किसका आंसर क्या है। इसी तरह हम लोग देखेंगे। पहला देखिए, आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर, पेपर तो क्लियर आया इसमें, तो है ना। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, योजना विधि के प्रतिपादक कौन थे, यानी प्रोजेक्ट मेथड के बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो वो था किलपैट्रिक। आंसर होगा C। दूसरा देखिए, क्रियात्मक उद्देश्य का सबसे निम्न स्तर स्वाभाविकरण है। ये हो गया, ये गलत है ये। ठीक है, सबसे निम्न स्तर स्वाभाविकरण नहीं है। ठीक है। तीसरा देखिए, पंचपदीय पाठ्य योजना, यानी कि जो 5 स्टेप सिस्टम जो दिया था ना, वो किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था, यानी कि ये आंसर सही है, B होगा इसका आंसर। चौथा देखिए, ज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्याख्या विधि उपयुक्त है। यदि ज्ञानात्मक पक्ष को आप मजबूत करना चाहते हो, तो मतलब ज्ञानात्मक पक्ष को आप बहुत मजबूत करना चाहते हो, तो कौन सी विधि ज़्यादा सही रहेगी? क्या वो आप लेक्चर सुनकर या लेक्चर विधि के द्वारा आप अपने ज्ञान को मजबूत कर पाओगे? तो ये हमें गलत लगता है, इसलिए ये होगा असत्य। क्योंकि ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करता है, अब कोई टीचर आ रहा है आपकी क्लास में, बस लेक्चर देके चला जाए, तो आपको पल्ले भी ना पड़े, क्या ही मतलब है फिर उसका। तो उससे तो ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत होगा नहीं। आपके लिए समझदारीपन होना चाहिए, जिज्ञासुपन होगा आपके अंदर। और फिर दूसरी बात यह है कि आप जब प्रैक्टिकल करके सीखोगे या भ्रमण करके सीखोगे, वो ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे। तो ज्ञानात्मक पक्ष को मजबूत करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो, हाँ, और ऐसा हो प्रैक्टिकल करने वाला मेथड हो, तब तो ज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो जाता है। लेकिन यहाँ व्याख्या विधि है, तो व्याख्या विधि तो असत्य होगी। ठीक है, आंसर होगा इसका A। ओके, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूँ, यहाँ पेपर जो आप देख रहे हो, ऐसा नहीं है कि 4 के बाद अब 5 ही आए, कोई और भी आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको क्रम वाइज ही बताएं। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने भेजा है, तो आंसर वो प्रश्न आगे पीछे हो गए इसके पेज। अब देखो, यहाँ 4 के बाद डायरेक्ट 19 आ रहा है, लेकिन हम आपको 5वां ही दिखाएंगे। 1 मिनट रुको। ये देखिए, यहाँ मिला है 5वां क्वेश्चन, यहाँ पर मिला है। ठीक है, देखिए, तो 5वां क्वेश्चन देखिए, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द क्यूरेर से हुई है। बिल्कुल सही है भैया, ये क्यूरेर से ही हुई है। ठीक है, आंसर इसका A होगा, यानी कि राइट है ये। 6वां देखिए, RCEM उपागम के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्य के लेखन में उद्देश्य मानसिक क्रियाओं के रूप में लिखे जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसका आंसर होगा सही है ये। ठीक है, सत्य है। 7वां देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न पाठ को प्रस्तावित करने के लिए पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति क्यों करते हैं? बताओ, पुनरावृत्ति प्रश्न जो की जाती है पाठ को प्रस्तावित करने के लिए, क्या ये सही है इसका आंसर? तो हाँ भैया, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये प्रस्तावित पाठ को प्रस्तावित करने के लिए नहीं, पाठ को प्रस्तावित करने के लिए नहीं पूछे जाते हैं। पुनरावृत्ति की जाती है आपके माइंड को रिकॉल कराने के लिए। तो इसका आंसर होगा A, यानी कि ये असत्य है। ठीक है, ओके। हाँ, 8वां देखिए, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला विधि का महत्व नहीं है। अरे, ये नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो गलत है भैया, महत्व तो बहुत है। ऐसे विज्ञान की प्रयोगशाला क्या दिन की जिसमें कोई प्रयोगशाला ना हो? ऐसी विज्ञान की शिक्षण कैसे हो सकता है जिसमें कोई लेबोरेटरी ना हो? हाँ, तो ये तो असत्य है। ठीक है, 8वें का आंसर लगाएंगे B। ओके। अच्छा, किसी भी आंसर में आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसको दोबारा चेक किया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलती नहीं हो सकती, गलती हो सकती है, सब पे हो सकती है ना। तो आपको यदि किसी भी आंसर में गलती लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसे दोबारा से रीचेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ 8 क्वेश्चन हमने देख लिया, अब 9वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो, अभी ये आ गया 59वां, अब 9वां ही देखेंगे, इसके बाद हम टेंशन मत लो आप। ठीक है, ये देखिए, ये 9वां क्वेश्चन है, पाठ्य शिक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है। तो जो पाठ्य शिक्षण होता है, जो आपका करिकुलम है, वो आपके लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल है।
क्योंकि इसके द्वारा बहुत सब कुछ हम लोग एक सीक्वेंस पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आंसर होगा इसका सत्य। 10वां देखिए, आगमन विधि से हम सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जब हम पहले नियम देखते हैं और नियम के बाद हम उदाहरण पर जाते हैं, तो ये होता है निगमन विधि। नियम यानी निगमन विधि, नियम से निगमन को कनेक्ट कर लो आप। नियम यानी कि निगमन विधि, और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले नियम आएंगे, उसके बाद उदाहरण आएंगे, तो होता है निगमन विधि। और यही होता है सामान्य से, यानी पहले हमने सामान्य नियम बताए, उसके बाद हमने उदाहरण बता दिया, तो ये कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है वो होती है निगमन विधि, और आगमन विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर। ठीक है, निगमन विधि का जस्ट उल्टा है आगमन विधि। तो निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, और उसी में आगमन विधि में होता है उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है आगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, तो ये गलत है भैया, हम इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है, तो जो 10वें का आंसर होगा वो होगा ए, असत्य है। 11वां देखिए, मूल्यांकन संबंधी ब्लूम का चिंतन अध्यापक केंद्रित है, तो ये गलत है, अध्यापक केंद्रित नहीं है। मूल्यांकन करते हैं आप, किसका करते हैं, आप करते हैं स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। आगे चलते हैं, सारे क्वेश्चन आगे पीछे इसमें हो रखे हैं, इसलिए इतना वो लग रहा टाइम। ठीक है, सारे क्वेश्चन आगे पीछे हो रखे हैं इसमें। चलो 12वां देखते हैं हम लोग। 12वां क्या है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय किरण में अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है। तो ये पूछ रहा है कि अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस में होता है। इसका आंसर आप लगाएंगे रेडियो तरंगों में। ठीक है, रेडियो वेव्स में बहुत होता है तरंगदैर्घ्य उसमें। और 13वां देखिए, किसके कारण पोटेंशियोमीटर सटीक विभवांतर को मापता है। तो ये किसके कारण मापता है, ये शून्य आंतरिक प्रतिरोध के कारण। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ए। 14वां देखिए, कोणीय त्वरण निर्भर करता है। तो जो कोणीय त्वरण होता है वो किस पर निर्भर करता है, वो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण पर निर्भर करता है। यदि हम इसमें से एक लगाते तो इसमें से एक छूट जाता है, इसलिए ये वाला सी आंसर ज़्यादा सटीक है। ठीक है, दोनों पर निर्भर करता है ये। 15 देखिए, एक चालक की धारिता निर्भर करती है। तो चालक की धारिता है वो किस पर निर्भर करती है, चालक के परिणाम और आकार पर, इसके पदार्थ की प्रकृति पर, चालक पर स्थित नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर लगाएंगे आप डी। ठीक है, आंसर लगाएंगे डी। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 हो गए। 16वां देखते हैं, 16वां कहाँ है। अब 16वां फिर ढूंढना पड़ेगा, चलो आपको ढूंढ कर लेकर आऊँ पहले। ये देखिए, ये रहा 16वां। बहुत बड़ी दूर दूर खो गए हैं ये सारे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखिए 16वां क्या है, 16वां फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान क्या होता है। तो फ़ारेनहाइट जब पैमाने पर हम देखते हैं परम शून्य का मान होता है -459.67। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन वहीं डिग्री सेल्सियस की बात होती है तो -273 केल्विन होता है ना, -273 होता है ना, ये होता है। लेकिन ये क्या है, ये पोल है फ़ारेनहाइट की, तो -459.67। ठीक है, -459.67, इसका आंसर होगा सी। ओके, 17वां देखिए, 17वां क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि है। तो सदिश राशि इसमें से कौन सी है, कोणीय आघूर्ण। 18वां देखिए, पतले उत्तल लेंस और पतले अवतल लेंस की क्षमता का अनुपात 3/2 है। जब वे संपर्क में होते हैं तो उनकी समतुल्य फोकस दूरी 30 सेमी होती है। प्रत्येक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे अनुसार इसका जो होना चाहिए, जैसे कि 30 है ना, 10-15 इसकी ये होनी चाहिए बी। ठीक है, आप अपने हिसाब से लगा लेना, लेकिन हमारे अनुसार इसकी आंसर ये होनी चाहिए 10 और 15। ठीक है, ये अवतल लेंस इसलिए माइनस में इसकी, और ये उत्तल इसकी प्लस में होगी, और 10 और -15 होना चाहिए हमारे अनुसार। आंसर बी होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरे फिर प्रश्न ढूंढने पड़ेंगे। ये देखिए 19वां आंसर, सिलिकॉन में कौन सा तत्व मिलाने पर इसे अच्छा चालक नहीं बनता है। सिलिकॉन में हम कौन सा तत्व बनाएं जिससे फिर अच्छा चालक वो न बने, तो बोरान। ठीक है, हल्का बनता है इससे। 20वां देखिए, हिल स्टेशन पर गाड़ी चलाते समय एथिलीन ग्लाइकोल को पानी में मिलाने की सलाह क्यों दी जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जब पहाड़ी एरिया पर गाड़ी चलाते हो तो उसमें एथिलीन ग्लाइकोल को मिलाने की क्यों सलाह दी जाती है कि आप पानी में इसको भी ये डाल दो। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, इससे पानी के हिमांक को कम कर देता है। ऐसा है क्या कुछ,
ये पानी के हिमांक को कम कर देता है। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि एथिलीन ग्लाइकोल होता है ना, लिक्विड टाइप होता है, तो वो जब डाल दिया जाता है पानी में तो पानी जो जम रहा था ना वो जमेगा नहीं, अब ये हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, ये डाल देते हैं इसको एथिलीन ग्लाइकोल को, जिससे पानी जमे ना, यानी कि हिमांक इसका कम कर देता है, जमने को कम कर देता है। यूरिया का सूत्र क्या है? यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। 21 का होगा A। ठीक है, आगे चलते हैं। आंसर आपने लगा लिए होंगे, इसका B है, इसका A है, इसका भी A है। ठीक है, 22वां देखते हैं। यहाँ देखिए, ये यहाँ पर 22वां क्वेश्चन है। ऊपर से पेज कटा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ हिंदी में पूरा नहीं हो पाएगा। इधर देख लीजिए, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो मॉडर्न केमिस्ट्री के जो पिता कहे जाते हैं उन्हें कहते हैं लॉरेंट लाइवोइयर्स। ठीक है, एंटोनी लाइवोसियर बोलते हैं उन्हें। ठीक है, एंटोनी लाइवोसियर, ये वाला। ओके, आंसर होगा इसका A। ठीक है, आगे देखिए, चारकोल की सतह पर कौन सा तत्व अधिक शीघ्रता से अवशोषित होता है? तो इसके बारे में ये अमोनिया ज़्यादा हद तक ठीक है। ठीक है, अमोनिया ठीक है, वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड भी ठीक है, लेकिन अमोनिया काफ़ी हद तक ये ठीक है इसमें आंसर। ठीक है, और आप देख लेना क्या है, वैसे अमोनिया ज़्यादा ठीक है क्योंकि हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो ये है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमारी हड्डियाँ और दांत सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? हमारी हड्डियाँ और जो दांत होते हैं वो किससे बने होते हैं? वो ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल में क्या क्या चीज़ मिली हुई होती है, ये पूछना चाह रहे हैं कि पीतल में क्या क्या चीज़ मिली हुई होती है। तो कॉपर और जिंक। ठीक है, कॉपर और जिंक। आगे बढ़ते हैं, 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इसमें लिखा है सबसे शक्तिशाली अम्ल है, तो इसमें सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन सा है? सबसे शक्तिशाली जो अम्ल है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्लोरीन की मात्रा इसमें बहुत होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, 27वां देखिए, सरलतम अमीनो अम्ल H2NCH2COOH, इसका नाम क्या है? ये इसका नाम पूछना है। ये IUPAC पद्धति है, आपने 12th में पढ़ा होगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। वो नामकरण करता है, नॉमेनक्लेचर करता है इनका तत्वों का। तो ये वही नाम पूछ रहे हैं कि ये है क्या। इसके बारे में जिन बच्चों ने 12th में पढ़ा होगा अच्छी तरह से, वो आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, ग्लाइसिन नाम होगा इसका। ठीक है, 27 ग्लाइसिन। और अब देखिए 28वां देखिए, जंग है, तो जंग क्या चीज़ है? जंग क्या है? जंग है Fe2O3। ठीक है, क्या है? Fe2O3। 29वां देखिए, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन किस चीज़ में नहीं होती है? मिट्टी के तेल में। ठीक है, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि नहीं ये गलत कह दिया है, अब हम इनसे कुछ नहीं कह रहे, नहीं, आप कहिएगा। ठीक है, बताइएगा हमें, ताकि हमें पता चले कि हाँ कि कहाँ गलती हुई है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, ताकि हम उसे दोबारा से करेक्ट कर सकें। ठीक है, चलो 29 का होगा A। आगे देखिए, देखो क्वेश्चन ढूंढने में कितना टाइम लगता है, देखो दिखाऊँ आपको। 30वां क्वेश्चन हमें ढूंढना है। ठीक है, अब पेज आगे पीछे है ना, तो देखिए आप, ये 29 क्वेश्चन हो गए, 30वां देखते हैं हम कहाँ पर है। देखो, यहाँ आया, नहीं आया, ये आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ देखिए, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ 33 में से है। 30वां कहाँ है? इस तरह हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना। 30वां क्वेश्चन किधर है, किधर है, किधर है? इसलिए PDF बनाकर जो बच्चे भेजते हैं वो एकदम आराम से हो जाता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। 30वां मिला तो नहीं अभी तक? 25, 97, 100 तक आ गए हम, लेकिन 30 नहीं मिला हमको अभी। ये देखिए, ये आ गया, ये है 30वां क्वेश्चन। देखिए, मिनीमाता बीमारी किस प्रदूषक द्वारा होती है? तो मिनीमाता, जब देखो शरीर में जब Hg किस ज़्यादा बढ़ जाता है ना, Hg यानी मरकरी बहुत बढ़ जाता है ना शरीर में, जब Hg की सांद्रता बहुत बढ़ जाती है तब ये मिनीमाता रोग होता है। ठीक है, इसका आंसर होगा B। प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे कहता है? ये तो शायद अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था ना, तो इसका होगा किलपैट्रिक। ठीक है, 32वां देखिए, निम्नलिखित में से किस पाठ में पहले सामान्य नियम स्पष्ट किए जाते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या हो गया ये, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि पहले हम सामान्य नियम देखते, पहले नियम देखते हैं, उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। तो क्या था, जहाँ पहले नियम आए वो होता है निगमन विधि। क्या होता है? निगमन विधि। आप इसे ध्यान रखना, नियम से निगमन को याद रखना कि पहले नियम आएंगे तो निगमन विधि होगी, और पहले उदाहरण आएंगे तो क्या होगी? आगमन विधि। उदाहरण, आगमन, हाँ, नियम, निगमन, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा A। आगे देखते हैं 33वां। अब हम ढूंढते हैं कहाँ है 33वां।
देखिए ये 33वां क्वेश्चन है, शायद आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसमें लिखा है विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले तकनीक को प्रभावी नीति मानने का कारण क्या है। तो हम विज्ञान में जो रोल प्ले जो करते हैं उससे मतलब फ़ायदा क्या होता है। इससे ये होता है कि जो विद्यार्थी होता है ना वो एक्टिव रहता है और एक्टिव रहकर सारा काम करता है। अच्छा एक काम ये है कि आप पढ़ रहे हो, दूसरा काम ये है कि उसी पढ़ाई से रिलेटेड आपको कोई कहानी दे दी जाए और आपसे कहा जाए इसका रोल प्ले करो, तो आप रोल प्ले करोगे ना, तो उस रोल को आप अपने जीवन में उतार लेते हो, है ना। तो ये जो होता है ना रोल प्ले तकनीक होती है, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया होती है, ये बहुत अच्छी होती है। तो इसमें क्या होता है, छात्र सक्रिय रहकर भागीदारी देता है इसमें, है ना। तो बी आंसर होगा इसका। 34 देखिए, विज्ञान शिक्षक द्वारा अपनाए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षक की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाता है। विज्ञान शिक्षक द्वारा अपनाए गए उपागमों में से कौन सा उपागम उस शिक्षक की वैज्ञानिक मन स्थिति दर्शाता है। यानी कि इन सब उपागमों में से ऐसा कौन सा है जिससे पता पड़े कि जो शिक्षक है वो वैज्ञानिक मन स्थिति रख रहा है, यानी कि तार्किक स्थिति रख रहा है। तो इन सब में से कौन सा है, इनमें से देखिए, हाँ ये ठीक है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये अच्छा है इसमें, ठीक है। आगे देखिए 35वां देखिए, आंसर इसका सी होगा। 35 देखिए, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। तो भैया ये तो चांदी ही है, चांदी लगाइए इसका आंसर। 35 हो गए। 36वां चलते हम लोग, ये रहा 36वां क्वेश्चन। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्न में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो इसका आंसर होगा पर्यावरण संबंधी, ये सही है इसका आंसर, ठीक है, पर्यावरण संबंधी। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। ये नहीं को पहले आप नोट कर लिया करो कि नहीं जो होगा ना वो गड़बड़ देगा फिर ना, कौन सा सही नहीं है। अब देखिए विज्ञान सीखने का अंतर्विषयक क्षेत्र, ये तो सही है। विज्ञान हमेशा क्या सही नहीं है, क्या बोल रहा है ये। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये तो सही है, ठीक है, अंतक विषय है। दूसरा, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। बिल्कुल अस्थायी तो होता है, स्थायी नहीं होता है। जो रुक जाए वो विज्ञान नहीं है, जो चलता रहे वही तो विज्ञान है। तो अस्थायी होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। इसमें कन्फ्यूजन बहुत बढ़ती जाते हैं क्योंकि इसमें जिज्ञासु भाव रहता है, ये तो इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा। तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, तो ये नहीं होना चाहिए आई थिंक ना। 37 का डी लगाइए आप, ठीक है। 38 देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा जो होगी वो क्या होगी, जो बच्चे के लिए सही हो। शिक्षक के लिए सही हो मतलब नहीं बनता है, वातावरण के सही हो मतलब नहीं बनता, लेकिन बच्चे के लिए सही होनी चाहिए, चाहे कोई शिक्षा हो लेकिन बच्चे के लिए सही हो। और फिर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में तो बिल्कुल दे ही रखा है कि बच्चे के लिए जो हो वही जा, ठीक है, ठीक है। 38 हो गए। 39वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए ये 39वां क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करने को कहता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। प्रदर्शन को ये पूछ रहे हैं कि प्रदर्शन को आप किस संज्ञानात्मक क्रिया से जोड़ोगे, क्योंकि यह मंड का रासायनिक परीक्षण करने की बात कही जा रही है। तो आप किससे जोड़ोगे, आप जोड़ोगे इसके अनुप्रयोग से, क्योंकि आपसे प्रयोग करने के लिए बोल रहा है ना, वो प्रदर्शन विधि को प्रयोग करने के लिए बोला है, तो अनुप्रयोग करना, ठीक है। 40वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चे में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। जो सक्रिय अधिगम न करवाए वो कौन सी है। तो क्षेत्र भ्रमण तो सही है, साइंस कॉर्नर बनाना ये भी सही है, कक्षा में व्याख्यान सुनाना ये भी सही है, लेकिन विज्ञान क्लब की स्थापना, हाँ क्या ये हो सकता है क्या। तो इसका देखिए एक बात बताऊँ आपको, यदि हम विद्यार्थी को कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको एक्टिव रखना चाहते हैं, तो उसके द्वारा विज्ञान क्लब की भी स्थापना हम करवाएंगे, क्योंकि ये सही है। क्योंकि अपने आप वो प्रदर्शन ही करेगा तो उसको अच्छा लगेगा और वो सीखेगा, उसकी खुद की भागीदारी होगी। क्षेत्र का भ्रमण भी सही है, साइंस कॉर्नर बना ये भी तो सही है, लेकिन व्याख्यान सुनाना ये नहीं सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। आंसर क्या लगाओगे 40 का, डी, ओके। 41 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। अवलोकन आधारित इनमें से कौन सा साधन है। तो ये जो वर्णन अभिलेख है ये सही है, एनाकोडर रिकॉर्ड जो है ये ठीक है, ठीक है, अवलोकन आधारित। चलो 41 हो गए। 41 का डी आपने लगा ही लिया होगा। आगे चलते हैं। 42वां देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संशोधनों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक में राष्ट्रीय करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार 2005 के अनुसार एनसीईआरटी की बुक में विज्ञान की पुस्तकों में किस बात पर ज़्यादा बल दिया गया है। रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर, हाँ ये तो बिल्कुल सही है भैया, कि रटने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए बच्चे के अंदर, रटना नहीं है, उसको क्या समझ के रखना है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्या है इसमें, ठीक है।
अधिक बल किस पर दिया गया है, तो अधिक बल की बात कर रहे हैं, यानी कि इनमें से कौन कौन सा सही होगा वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बार, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने में, ये तो है ही है, क्योंकि उसने नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में निश्चित क्लियरली कहा है कि रटना नहीं है, सिखाना है बच्चों को, तो ये तो सही है। और भी है क्या इसमें कुछ, विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना, अरे ये तो बिल्कुल गलत है। ये क्या मतलब सीमा काहे बनाएंगे भाई। अब देखिए, छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, हाँ ये ठीक है, सक्रिय अधिगम इन्हें प्राप्त कराने के लिए, उसका अनुभव कराने के लिए, तो ए और सी दोनों सही हैं। ठीक है, ए और सी सही है, यहाँ इस आंसर इसका बी होगा। ठीक है, बी। 43 देखिए, अच्छा ये जो वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषा थी, जहाँ परिभाषाएं आ जाएं, जहाँ सीमा बनाने के लिए आ जाएं, जहाँ लिमिटेशन आ जाए, जहाँ केवल आ जाए, वो गलत होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर इसका ए और सी होगा, यानी कि आंसर इसका बी होगा। 43वां देखिए, विज्ञान शिक्षक द्वारा अपनाए नीचे दिए गए उपागमों में कौन सा उपागम उस शिक्षक की वैज्ञानिक मन स्थिति को दर्शाना है। अरे ये तो हमने भी पढ़ा ही था, है ना। आपको ध्यान आ रहा है क्या कि हमको ही ऐसा ध्यान आ रहा है कि हमने पढ़ा था ये। तो इससे आंसर क्या था इसका, कक्षा में प्रश्न पूछेंगे टीचर और प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, बुझा सही है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना अभी, दो बार दे दिए एक एक प्रश्न। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ओके, आगे चलते हैं। 44वां प्रश्न देखिए, हस्त सिद्ध क्रियाकलाप और परियोजनाएं विज्ञान सीखने के अभिन्न अंग हैं, इन अधिगम अनुभवों का मुख्य उद्देश्य क्या है। भैया हस्तशिल्प आप करते हो तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है, आप सोच कर देखो, इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है। क्या आप अनुशासन में रहते हो, क्या आप अधिगम के लिए छात्रों को अवसर प्रदान मिलता है। देखो जहाँ पर अवसर प्रदान करना, जहाँ पर ऐसी चीज़ आ जाए कि अब आपको अवसर मिल रहा है किसी चीज़, आप एक्टिव रह रहे हो या कोई चीज़ रहे हो, तो वो हमेशा सही ही होता है। ठीक है, ये की पॉइंट्स हैं कि जहाँ पर अवसर प्रदान करने वाली बात आ जाए, सक्रियता की बात आ जाए, प्रोत्साहित करने की बात आ जाए, तो वो सही होगा आंसर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका डी। ओके, 45 देखिए, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो इसमें ये पूछ कह रहे हैं, अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इससे कनेक्टेड चीज़ बताना कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ जो विज्ञान है उसे आप कैसे यहाँ पर प्रदर्शित करोगे, ये वो पूछना चाह रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, बच्चों को आप पर्यावरण से जोड़ दोगे। ठीक है, बच्चों को आप पर्यावरण से जोड़ दोगे। ठीक है, 46वां देखिए, विद्युत धारा का मात्रक है, तो जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है इसके बारे में आई थिंक सभी बच्चे जानते होंगे कि एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर। 46 हो गए, अब आगे देखते हैं हम लोग। 47वां क्वेश्चन देखिए, ईंधन के रूप में नाभिकीय संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता ही तो पूछा है। ईंधन के रूप में नाभिकीय संयंत्र निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो होगा, अच्छा ईंधन के रूप में नाभिकीय संयंत्र में पूछ रहे हैं भाई, नाभिकीय संयंत्र देखना है आपको, और कोई चीज़ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा यूरेनियम। ठीक है, इसमें क्या होगा, यूरेनियम, इसका आंसर होगा सही। नाभिकीय संयंत्र नहीं होता, वैसे कोई ताप विद्युत संयंत्र होता तो उसमें यूरेनियम का प्रयोग नहीं होता, लेकिन नाभिकीय है। ठीक है, जहाँ रिएक्टर की बात हो जाए वहाँ पर यूरेनियम होता है। आगे देखिए, सबसे छोटी मेमोरी का आकार क्या होता है, तो कहते हैं किलोवाट है, होता ना, केबी अभी एमबी सब सारी चीज़ होती है ना। क्या सही है क्या, चलो आगे चलते हैं हम लोग। आपने देख लिया होगा इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 1 किलोवाट। अच्छा अब क्या है ये, हाँ आंसर क्या था इसका, ए है। 1024 बाइट बराबर होते हैं, तो आपको हाँ ये बिल्कुल पता है, क्योंकि 1024 बाइट से मिलाकर 1 किलो बाइट बनता है। समुद्री जल जमता है, तो समुद्री जल ये जमने के लिए पूछ रहे हैं कि समुद्री जल कैसे जमता है, मतलब ये है कि किस तापमान पर जलता है, जमता है, सॉरी किस तापमान पर जमता है। तो समुद्री जल जमता है क्या, कभी आपने देखा है क्या, उसमें नमक भरा पड़ा रहता है, समुद्री जल जमता नहीं है। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। 51 देखते हैं, हाँ बेटा, हाँ 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 51वां प्रश्न बहुत देर में मिला है हमको। देखिए एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से आकाश कैसा दिखाई देता है, तो भाई काला दिखाई देता है। ठीक है, कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। 52 देखिए, पॉजिट्रॉन प्रतिकरण होता है, तो पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पॉजिट्रॉन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का। किसी प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूजन हो पूछ लेना एक बार। ठीक है, और 53 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूरा कोयला, तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। ओके, 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट स्प्रिट कहलाता है, कास्ट स्प्रिट, निम्नलिखित में से कौन सा कास्ट स्प्रिट कहलाता है, तो ये मिथाइल एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, 54 का होगा ए।
आगे चलते हैं। ये 55वां क्वेश्चन है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट ये सारे जो होते हैं ये किसके लिए, ये लोहे के होते हैं। ठीक है, किसका होगा, लोहे का, यानी कि आयरन। ठीक है, 55 का आप लगाएंगे बी, आयरन। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का ये रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, 57वां देखिए। 57 क्या है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित नहीं होता। तो इसमें कौन परिवर्तित नहीं होता, प्रकाश को आप एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजारोगे तो कौन परिवर्तित नहीं होगा, तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। ठीक है, 58 देखिए। खनिज जिसे सामान्यतः मूर्खों का सोना, अरे भैया मूर्खों का सोना तो पायराइट को कहा जाता है। ये पायराइट जो होता है ना, ये पीतल की तरह होता है, पीला पीला, और सोने की तरह बहुत चमकता है ये। लेकिन कहता है ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो जो मूर्खों का सोना है, जिसे लोग देखकर वो हो जाते हैं कि अरे यार ये तो सोना है, वो था पायराइट। ठीक है, क्या होगा, पायराइट। 58 का डी आंसर। देखिए आगे 59 देखिए। 59 क्या है, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो पानी का घनत्व यानी कि पानी सबसे किस समय जम जाता है, किस टेम्परेचर पर जम जाता है। तो जब माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो पानी तभी तो ज़्यादा जम जाएगा। हाँ, लेकिन आंसर इसका क्या होना चाहिए, हमारा आंसर इसका होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है सबसे हल्की धातु। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से होता है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, तो अपकेंद्र बल के कारण हो जाती है। ठीक है, अपकेंद्र बल के कारण ये अलग हो जाती है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर पेज ढूंढना पड़ेगा, पेज ढूंढने का बड़ा रगड़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि आप PDF फॉर्म में भेज दो तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखो आपके सामने हम पेज ढूंढेंगे। ठीक है, ये 62वां क्वेश्चन है, अब 63वां ढूंढेंगे। कितना टाइम लगता है हमें बार बार देखना। देखो 62वां ही तो है, ये 63वां हम ढूंढ रहे हैं अभी। ये 47 है, ये 36 है, 87 है, 90 है, 42 है, और ये क्या क्या है, 63 कहाँ है भाई। तो ऐसे हम हर बार ढूंढ कर आपको दिखा रहे हैं, हर बार। 63 कहाँ है, इधर तो है ही नहीं। इसलिए आप कोशिश ये क्या करो कि PDF फॉर्म में भेजो, जिससे इतना ढूंढना ना पड़े ना। कहाँ चला गया, ये आ गया 63। लो, इतनी देर में आया है। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो विद्युत का चालक कौन सा होता है भैया, जिसमें ज़्यादा नमक होगा ना, और वहाँ पर क्या वो चालक रहेगा। हाँ भैया, उसमें भयंकर वाला करंट आएगा। हाँ, कैसा करंट, भयंकर वाला करंट आएगा, यानी कि लवण जल। अरे कहाँ है, ये सॉल्टी वाटर जो होता है ना, उसमें आता है। 64 देखिए। निम्न में से कौन सा पदार्थ लोहे से जंग लगने की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। कौन सा पदार्थ है जो लोहे में जंग लगने की क्रिया को उत्प्रेरित करे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐसे होती है, जैसा ऐसा होता है, जब ऑक्सीजन में नमी आ जाती है ना तो लोहे में जंग बहुत जल्दी लग जाती है। ध्यान रखना, तो ऑक्सीजन में नमी आ जाएगी तो जंग बहुत जल्दी लग जाएगी। तो आंसर होगा बी। 65 देखिए। उड़ते हुए रॉकेट में रखे गए पत्थर का भार पहले की अपेक्षा क्या, यदि रॉकेट उड़ रहा है उसमें कोई पत्थर रख दिया जाता है तो उसका भार, उस पत्थर का भार पहले की अपेक्षा बढ़ेगा या घटेगा, तो घट जाएगा, क्योंकि रॉकेट में उसका पता चलेगा ही नहीं क्या है, क्योंकि एक वेग में है वो। ठीक है, 65 का बी होगा। आगे देखिए। हीमोग्लोबिन के प्रमुख तत्व होते हैं। तो हीमोग्लोबिन में वैसे तो थोड़ा थोड़ा सब पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से होता है आयरन। आयरन होता है, इसलिए तो ये खून की कमी पूरी करता रहता है ना, आयरन। चलो आगे चलें, 67 में चलते हैं। यह 67। दर्द से राहत पाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो आप दर्द आपके बहुत हो रहा है तो आप कौन सी दवाएं खाएंगे। देखिए, जब दर्द आपके बहुत ज़्यादा हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, आप एंटीबायोटिक्स तो लेते ही हो, लेकिन जो दर्द हो रहा है तो उस दर्द के लिए आप दर्द की दवाई तो लोगे। आपके सिर में दर्द हो, आप सेराडन लोगे ना, यानी पेन किलर लोगे ना, जैसे एनाल्जेसिक बोलते हैं। तो दर्द नाशक लिखोगे, इसमें क्या करो, दर्द नाशक इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, दर्द को भाई छुमंतर करना है तो दर्द नाशक दवा लोगे आप। एंटीबायोटिक लोगे तो उसका लंबा काम चलेगा, जब जाके आपका दर्द सही होगा। अब ऐसे में दर्द हो रहा किसी की दाढ़ में, हाँ किसी के दांत में दर्द हो रहा हो भयंकर वाला, उसको एंटीबायोटिक दे दो। अब इंतजार करते रह जाए कि दर्द बंद कब होगा।
तो मुख्य बात यह है कि जहाँ दर्द हो रहा हो तो आपको दर्द नाशक देनी होगी, ठीक है, एनालिस्टिक। ओके, 68 देखते हैं। एक बल्ब में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट द्वारा जारी ऊर्जा के दो रूप हैं। कौन कौन से ऊर्जा के दो रूप हैं? जो टंगस्टन फिलामेंट जो ऊर्जा जारी करता है उसके दो रूप कौन कौन से हैं? तो ये प्रकाश और गर्मी, ठीक है। 69 देखिए, अम्ल वर्षा किसके ऑक्साइड के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा में सबसे ज़्यादा ऑक्साइड होता है वो सल्फर का होता है, नाइट्रोजन का होता है, लेकिन यहाँ कार्बन भी, तो कार्बन के भी ऑक्साइड उसमें होते हैं, इसलिए डी आंसर होगा इसका। 70 देखिए, ताप विद्युत संयंत्र में प्रयुक्त ईंधन है। अब यहाँ ताप विद्युत संयंत्र है, वहाँ पर क्या था? वहाँ पर नाभिकीय था, तो नाभिकीय था तो यूरेनियम था, लेकिन ताप विद्युत संयंत्र तो हम यहाँ लिखेंगे जीवाणु ईंधन, ठीक है, फॉसिल फ्यूल। ओके, कोयले वगैरह जो होते हैं, ठीक है, क्या होगा? फॉसिल फ्यूल, डी आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं। 71 देखिए, एक मिश्र धातु है। तो एक मिश्र धातु जो है ना वो क्या है? एक तत्व है, तो तत्व तो नहीं होगा क्योंकि ये मिश्र है, तो दो चीज़ों से मिलकर ये बना है, तो एक समरूप मिश्रण है, समरूप मिश्रण हो सकता है, लेकिन एक यौगिक है। दो धातुएं मिश्र होकर एक यौगिक बनाती हैं, लेकिन यौगिक में भी ये है कि आपकी दो अलग तरह की धातु मिल जाती हैं, पर दो धातु मिलकर यौगिक बनाती हैं ना, तो आंसर इसका क्या होगा? एक यौगिक है, ठीक है, आंसर होगा एक यौगिक है। अच्छा, ये जो मिश्र धातु वाला जो क्वेश्चन है इसमें यौगिक जो रासायनिक तत्व मिल जाते हैं वो होते हैं, और लेकिन यहाँ धातु की बात हो रही है, तो धातु तो जैसे हम जिंक में टिन मिला दें या कुछ भी मिला दें इस तरह से, तो ये समरूप मिश्रण नहीं होता, ये डी ज़्यादा उचित है इसका, ठीक है, एक विषमांगी मिश्रण, ठीक है, किसी मात्रा में कोई भी मिलाया जा सकता है, ठीक है, उससे मिश्र धातु बन जाती है, तो इसका आंसर डी होगा, डी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। बेहतर देखते हैं, आंसर इसका डी होगा। ओके, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग जो अधिकतम होता है वो निर्वात में होता है, यानी कि वैक्यूम में होता है, निर्वात में। ये देखिए आगे वाला 73 में, किस दिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, विज्ञान दिवस मनाते हैं इसे, है ना। 74वां देखिए, विद्युत के तार में विद्युत प्रवाह किसके कारण होता है? तो जो विद्युत का तार होता है ना उसमें विद्युत का प्रवाह किसके कारण होता है? वो होता है आयंस की वजह से। किसकी वजह से? आयंस की वजह से, यानी कि आंसर होगा इसका सी, ठीक है। 75 में चलते हैं। ये पेज देखिए बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, देख लीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कोशिश करेंगे समझने की। क्या लिखा है? इसमें लिखा है वायुमंडल में परावैंगनी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है। वायुमंडल से लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, वायुमंडल से परावैंगनी किरणों द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो ये पूछ रहे हैं। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ओजोन, यानी कि सी। आई थिंक आपको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, अपने पेपरों में चेक कर लेना, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। 76 देखिए, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने बताया था? तो प्रकाश का जो वेग था वो सबसे पहले किसने बताया था? रोमर ने। 77 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? चूना पत्थर एक रूप है कैल्शियम कार्बोनेट का। 78 देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो ऊर्जा का जो पारंपरिक स्रोत है उसका दूसरा नाम क्या है? ऊर्जा का गैर नवीनीकरण स्रोत, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। ओके, 78 हो गए। अब 79 पे चलते हैं हम लोग। ये मिल गया 79। असंतृप्त बसीय अम्लों को संतृप्त बसीय अम्लों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइड्रोजनीकरण। 80 देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है वो है, प्राकृतिक गैस बोले तो मीथेन, है ना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन। 81 देखिए, हंसाने वाली गैस कौन सी? तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। वाशिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है ना उसकी बात की जा रही है, तो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, है ना। 83 देखते हैं। ये 83 वाला क्वेश्चन है, चुंबक बनाने के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? यानी कि आप चुंबक बनाओगे तो आपको क्या क्या धातु आपके पास होनी चाहिए? तो ये एल्निको जो है ना, ये ठीक है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एल्निको, ठीक है। इसमें से कौन सा स्नेहक है? अभी लुब्रिकेंट पूछ रहे हैं कि इसमें लुब्रिकेंट कौन सा है? तो इसमें ग्रेफाइट जो लुब्रिकेंट है। 85 देखिए, एक सुपर कंडक्टर की विशेषता है। सुपर कंडक्टर कैसा होता है? इसकी अनंत पारगम्यता होती है, इनफाइनाइट पेरमेबिलिटी होती है, ठीक है। और क्या है? और आतिशबाजी में हरे रंग की लौ का उत्पादन होता है, मतलब किसकी वजह से? जब आप पटाखे फोड़ते हो ना, आतिशबाजी करते हो तो उसमें हरे रंग किसकी वजह से निकलता है? तो ये पूछना चाह रहे हैं। तो ये निकलता है बेरियम की वजह से। किसकी वजह से? ये निकलता है बेरियम की वजह से, ठीक है। आगे चलते हैं।
ये देखिए, ये 87वां प्रश्न है। विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। विज्ञान को क्या क्या मानते हैं? प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है। विज्ञान शिक्षण के समय दिव्या द्वारा नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो अब ये आप देखकर सारी चीज़ समझ गए होंगे कि इसके लिए क्या ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, तो इसके लिए क्या सही है? तो यहाँ पर आप अपने आप काम करोगे, सबसे पहली बात। हाँ, अपने आप काम करोगे। और फिर इसके लिए कौन सा सही है? सूक्ष्म जीवों पर सामूहिक टेस्ट नहीं, ये नहीं सही। सामान्य रोग पर सामूहिक टेस्ट ना 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 ना। पर्यावरण समस्याओं पर वाद विवाद नहीं, ये ठीक हो सकता है लेकिन नहीं। और ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य, यानी कि आप वर्क कर रहे हो, आप कार्य कर रहे हो। हाँ, तो ये ज़्यादा ठीक है। ओके, 87 का डी। यदि कन्फ्यूजन हो तो आप बोल देना ना, चेक किया जाएगा दोबारा। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक कौशलों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? बच्चों में विज्ञान के विकास के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो ये पूछ रहे हैं। तो भैया जहाँ क्षेत्र भ्रमण की बात आ जाए, उससे बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, 88 का क्या होगा? 88 का बी होना चाहिए। ओके, अच्छा, ये एनवायरमेंट के क्षेत्र में ये क्षेत्र भ्रमण को बहुत ज़्यादा योगदान महत्वपूर्ण किया जाता है। और प्रयोगशाला कार्य निष्पादित करना, ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन नहीं, हमें ये सही नहीं लगता है। हमें यही ज़्यादा ठीक लग रहा है, बी वाला। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। देखना आपने क्या आंसर लगाया है और कैसा ठीक है। ये आंसर होना चाहिए बी। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है? यानी कि विज्ञान का रूपात्मक आकलन की विशेषता क्या है? तो यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। ठीक है, विज्ञान का रूपात्मक आकलन अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। ओके, चलिए 90 देखते हैं। 10 और रह गए, ऐसे खोजबीन कर करके आपके सामने आएंगे, टेंशन मत लेना। 90 देखिए, विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ है। विज्ञान में सीखने का, अरे कहाँ गया पेन का? विज्ञान में सीखने का आकलन, इससे इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप स्वाकलन कर रहे हो, सेल्फ असेसमेंट कर रहे, सीख रहे हो ना, सेल्फ असेसमेंट। निम्नलिखित में क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं को पहले से पहले इसको टिक कर लिया करो। ठीक है, तो क्या सही नहीं है? विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, ये तो सही है। विज्ञान संदेह भाव को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया, ये भी सही है। विज्ञान प्रकृति स्थिर है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। ये क्या है? अस्थिर है। ठीक है, ये सही, इसका आंसर होगा इसका डी। क्या होगा इसका आंसर? डी, क्योंकि नहीं तो बता रहा हमें। आगे देखिए, जिस विधि में अध्यापक किसी घटना या क्या लिखा है आगे? अ मेथड इन विच टीचर प्रेजेंट एन इवेंट और ऑब्जेक्ट टुवर्ड स्टूडेंट, यानी कि जिस विधि में अध्यापक किसी घटना या वस्तु छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, उसे क्या कहते हैं? यानी कि वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है ना, उसके बारे में आपको वो बता रहा है ना, तो इसे क्या कहते हैं? क्या वो व्याख्यान विधि है? नहीं, व्याख्यान तो होगा नहीं, उसमें तो केवल लेक्चर दिया जाता है। क्या वो पाठ्य पुस्तक विधि है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। इकाई विधि है? ये भी नहीं है। तो इसका वर्णात्मक विधि होगा आंसर। ठीक है, डेस्क्रिप्टिव मेथड होगा वर्णात्मक। क्योंकि एक बात ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना, जहाँ वर्णात्मक आ जाए तो वर्णात्मक में 2-3 चीज़ें मिली होती हैं। जैसे कि आप उसमें एक तो डाटा इकट्ठा करोगे, मतलब इस सर्वेक्षण मेथड के अंतर्गत आता है। सर्वेक्षण मेथड में आप वस्तु भी रखते हो, आप बातें भी रखते हो, आप डाटा भी इकट्ठा करते हो। तो ये जो होता है वर्णात्मक विधि, इसका सही आंसर यही होगा, वर्णात्मक विधि। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। 93 आप देखिए, परीक्षण विधि के अंतर्गत मूल्यांकन की परिस्थितियाँ होती हैं। तो परीक्षण विधि के अंतर्गत जो मूल्यांकन की परिस्थितियाँ होती हैं वो कृत्रिम भी होती हैं और वास्तविक भी होती हैं, दोनों ही होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? हम या तो इन दोनों, या तो सी लगा दें या फिर डी लगा दें। अरे ये क्या हो जाता है बार बार? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप डी लगा सकते हो। ठीक है, डी लगा दिया। ओके, क्योंकि कृत्रिम और वास्तविक दोनों होते हैं, हम ये भी लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर लेकिन डी होगा। आगे देखिए 94, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक कौन है? अच्छा, ये वाला जो प्रश्न है, इसमें ये लोग सी भी लगा सकते हैं, ध्यान रखना है ना। लेकिन चूंकि इसमें अलग अलग भी है और ये एक साथ भी है, तो इसलिए उपरोक्त सभी लगा दिया गया है। आगे देखिए 94 देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक, दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर लें। 94 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के जनक है ना, टीपी नन को सुना जाता है, लेकिन आई एम नॉट क्वाइट श्योर। तो आई थिंक टीपी नन होना चाहिए इसका आंसर। आप बताना यदि पता हो तो आपको, लेकिन हमने टीपी नन के बारे में पढ़ा था ही कहीं, है ना, टीपी नन। आगे चलते हैं। विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कौन सी सहायक सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त होती है? हाँ, ओके, चुप।
विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होती है? तो विज्ञान शिक्षण में देखो श्रव्य भी होता है ना, आप सुनते भी हो, दृष्टि भी होता है, और श्रव्य दृश्य दोनों होती है। तो इसका भी राग बिल्कुल इसका जैसा है, ठीक है। तो इसमें आप चाहो तो सी लगा दो, चाहो तो डी लगा दो, लेकिन इसका आंसर आप डी लगा लोगे, ठीक है। आंसर क्या? डी लगा दो, सटीक आंसर होना चाहिए ये सी। लेकिन चूंकि हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि विज्ञान के जब शिक्षण हो रहा होता है तो हम केवल सुनते ही सुनते हैं, कभी कभी केवल देखते ही देखते हैं, और कभी कभी सुनते और देखते दोनों ही चीज़ हैं, है ना। तो इस तरह से आप आंसर इसका डी ही लगा लो, वैसे आंसर सी होना चाहिए इसका, ठीक है। डी लगा लो आंसर, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ अलग अलग भी हैं। आगे देखिए, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? ये प्रोजेक्ट विधि मतलब कितनी बार आ रहा है, क्या हमको बार बार लग रहा है या आ ही रहा है ये बार बार? इसका किलपैट्रिक है, शायद तीसरी बार ये प्रश्न पढ़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक। ओके, आप चलते हैं 97वें क्वेश्चन की ओर। 97वां क्वेश्चन कहाँ है? 97वां क्वेश्चन कहाँ भैया? आजा भाई सामने। ऐसे ढूंढना पड़ा हर बार, ऐसे क्वेश्चन ढूंढना पड़ा हर बार में। ये देखिए 97वां क्वेश्चन आ गया। शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में अग्रणी किसे माना जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में जो सबसे आगे माने जाने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है? तो ये पूछना चाह रहे हैं, तो वो है ब्लूम, ठीक है। उन्होंने ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दी थी उन्होंने वो। 98 देखिए, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है, जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है शिक्षण सामग्री, वो कौन सी वाली है? वो है प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा आप सीख पाते हो, ठीक है। 99 देखिए, सर्वाधिक व्यापक योजना है, यानी कि द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इज, तो कौन सा प्लान है जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है? तो क्या क्या है इसमें? देख लीजिए, इसमें इकाई योजना, पाठ योजना और स्रोत संसाधन योजना। तो ये जो इकाई योजना एक यूनिट प्लान है, बहुत छोटी सी चीज़ होती है। पाठ योजना थोड़ा बड़ा हो जाता है, और ये रिसोर्स प्लान भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम इसका जो आंसर होना चाहिए ना, वो आंसर आप ये लगा सकते हो, लेकिन चूंकि इनमें सब में योजनाएं बनानी पड़ती हैं तो आप डी इसका आंसर लगा लेना, ठीक है। लेकिन इसका जो होना चाहिए मेनली वो ये होना चाहिए। अब ये लोग जो पेपर बनाते हैं, लोग क्या आंसर मानते हैं वो वही जाने, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ये आप लगा लेना, ठीक है। वैसे होना तो ये चाहिए। आगे देखते हैं, उपलब्धि परीक्षण होते हैं। उपलब्धि परीक्षण कौन से होते हैं? अध्यापक निर्मित या फिर स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि प्रमापीकृत। तो इसका आंसर होगा सी, ठीक है। आंसर होगा सी। इस तरह आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और ये पेपर आगे पीछे था, तो देख लीजिए आप कैसे कहाँ से कहाँ ढूंढना पड़ा इनको। खैर जो भी बच्चों को पेपर भेजना है वो एक PDF फॉर्म में भेज दिया करें, ऐसे भेज दिया करें कि सीक्वेंस वाइज हो, वो क्रम वाइज हो, ठीक है, ऐसे भेज दिया करें। तो पेपर 106 की यहाँ आंसर की दी गई है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद क्या आंसर इसमें सही है। 1 2 2 4 के हम नहीं कह सकते क्या है, क्योंकि वो पेपर बनाने वाले जाने कि क्या आंसर उसका देंगे, ठीक है। और किसी प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना, ओके। और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका चैनल है, आप ही को बढ़ाना है। फिर मिलेंगे, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।